फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज का क्लास है क्लास 10 का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये 5th पार्ट है। इससे पहले हम 4 वीडियोस इस चैप्टर पे ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी series. The metals high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. For example, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. to the respective metals. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon, and these metals are obtained by electrolytic reduction. देखिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या था, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम लोग मेटल्स के अरेंज किए थे फ्रॉम हाई रिएक्टिविटी टू लो रिएक्टिविटी। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप में है, जैसे पोटासियम, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, तो ये टॉप में है। ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होता है और ये जो मेटल्स जो है इसको हम लोग जल्दी रिड्यूस नहीं कर सकते हैं कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर हम लोग कार्बन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं और इसको अगर हम लोग रिड्यूस करना चाहें तो इसको हम लोग इजीली रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स होती है ना, ये इसका आपका मेटल्स जो है, ये मेटल्स हैव हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब इसकी एफिनिटी जो रहती है ऑक्सीजन के लिए ये ज़्यादा रहता है देन कार्बन। इसलिए हम लोग इसको रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन के थ्रू हम लोग इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं। यानी इस मेटल्स को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम जो है, ये हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, तो ये द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, whereas chlorine is liberated at the anode द रिएक्शंस आर द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। देखिए, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है, इसका क्लोराइड्स को हम लोग मोल्टेन क्लोराइड्स को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, और जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जैसे कि ये सोडियम आयन हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव आयन है, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में। हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक हो रहेंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लेंगे और एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लेंगे। तो जो पॉजिटिव आयन है वो जाके आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाएगा, और जो कि क्लोरीन जो है ये आपका नेगेटिव आयन है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ लाइब्रेट हो जाएगा, मतलब उधर से ये निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग एल्यूमिनियम को भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। Refining of metals. Next topic is refining of metals. The metals produced by various reduction processes described above are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. देखिए, जो मेटल हम लोग इससे ऑब्टेन कर रहे हैं रिडक्शन प्रोसेस से, या किसी भी प्रोसेस से, वेरियस रिडक्शन प्रोसेस से जो हम लोग को मेटल मिला है वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता है, वो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ कंटेन करता है। तो इस इम्प्योरिटीज़ को हम लोग को रिमूव करना रहेगा, तभी हम लोग प्योर मेटल मिलेगा। तो जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं रिफाइनिंग के लिए, इम्प्योर मेटल को रिफाइनिंग करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, gold, etc. are refined electrolytically. In this process, the impure metal is made the anode and then strip of pure metal is made the cathode. इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो impure metal रहता है ना, उसको हम लोग एनोड बनाते हैं, और जो प्योर मेटल रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैथोड बनाएंगे। A solution of the metal salt is used as an electrolyte. The apparatus is set up as shown in figure 3.2.
12। देखिए इसमें हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग एपरेटस सेट करते हैं, जैसे कि एक कैथोड लेंगे, एक कैनोड लेंगे। तो ये कैथोड इम्प्योर मेटल जो रहेगा, ये इम्प्योर मेटल रहेगा एनोड, और ये प्योर मेटल रहेगा कैथोड। और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इसमें करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, तो क्या होता है कि आपका ये जो प्योर मेटल है ये डिज़ोल्व हो जाते, सॉरी, ये जो प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, ये प्योर मेटल जो रहेगा एनोड से ये डिज़ोल्व कर जाएगा ये इलेक्ट्रोलाइट में। और प्योर मेटल जब डिज़ोल्व हो जाता है तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। और जो प्योर मेटल आपका इलेक्ट्रोलाइट में डिपॉजिट हो गया वो क्या करेगा, जाके कैथोड में जाके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। कैथोड में क्या होगा, जाके ये डिपॉजिट हो जाता है। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud। देखिए जो soluble impurities जो रहती है वो सॉल्यूशन में जाकर soluble हो जाता है, ठीक है। और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जाकर सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वो घुल जाता है। और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो रहता है वो एनोड में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन करके हम लोग प्योर मेटल्स ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कोराइजन। देखिए ये क्या होता है, कोराइजन क्या होता है, इससे पहले भी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोराइजन में क्या होता है, अगर हम लोग मेटल्स को, अगर वो लॉन्ग टाइम तक मॉइस्ट एयर में रहेगा तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना एक ऑक्साइड लेयर बनाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोराइजन कहते हैं। अगर यही प्रोसेस अगर आयरन में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो अलग अलग मैटर में जब ये ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो अलग अलग कलर का कोटिंग बनता है। जैसे कि अगर ये सिल्वर आर्टिकल्स जो है ये ब्लैक हो जाता है अगर ये लॉन्ग टाइम तक एयर में रहेगा, क्योंकि ये जो सल्फर है, जो सिल्वर जो है ये सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ठीक है। वैसे ही कॉपर जो है अगर ये कार्बन मॉइस्चर में रहता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, एक आपका ग्रीन कोटिंग बनाता है जिसको हम लोग कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। इस तरीके से सिल्वर क्या हुआ, सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। कॉपर क्या करेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। और आयरन जो है अगर वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मॉइस्ट एयर में रहेगा तो वो आपका ब्रॉन ऑक्साइड लेयर बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, रस्टिंग ऑफ आयरन कह रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन। अब ये कोराइजन जो रहता है इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग एंड ऑडाइजिंग और मैकिंग एलॉयज। देखिए अगर हम लोग आयरन जो है ये जब कोराइड करता है तो उसको हम लोग रस्टिंग कह रहे हैं। तो अगर उसके ऊपर हम लोग पेंट कर देते हैं या ऑयल कर देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं या गैल्वनाइजिंग करेंगे, क्रोम प्लेटिंग करेंगे या एनऑडाइजिंग से किसी भी तरीके से हम लोग कोराइजन से बच सकते हैं। गैल्वनाइजेशन एक मेथड होता है जिसमें स्टील और आयरन के ऊपर हम लोग जिंक लेयर लगाते हैं, ठीक है। किसका लेयर लगाते हैं, जिंक लेयर। अगर हम लोग जिंक लेयर लगाते हैं स्टील और आयरन के ऊपर तो उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वनाइज्ड आर्टिकल जो रहता है ये प्रोटेक्ट करता है किससे, तो रस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एलॉइंग क्या होता है, एलॉइंग इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल। देखिए एलॉइंग एक ऐसा मेथड होता है जिससे कि हम लोग किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आयरन जो रहता है ये वाइडली यूज्ड मेटल है और ये कभी भी प्योर स्टेट में नहीं पाया जाता, कभी भी प्योर स्टेट में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्योर आयरन जो रहता है काफ़ी सॉफ्ट रहता है और जैसे ही उसको हम लोग मिक्स करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन में, वो क्या हो जाता है, काफ़ी हार्ड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कार्बन के साथ मिक्स करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे। तो ऐसे ही अगर आयरन को अगर हम निकल और
क्रोमियम के साथ मिक्स कर रहे हैं तो हम लोग को स्टेनलेस स्टील मिलेगा जो कि ज़्यादा हार्ड रहता है और वो रस्ट भी नहीं होगा। थस इफ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेस इट्स प्रॉपर्टी चेंज। इस तरीके से अगर हम लोग आयरन को अगर दूसरे अगर इस तरीके से अगर हम लोग आयरन को अदर सब्सटेंस के साथ मिक्स कर देते हैं तो क्या हो रहा है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जा रहा है। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ़ इट इज़ मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस। अगर हम लोग किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ किसी भी मेटल को अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सब्सटेंस जो हम लोग ऐड करते हैं वो कुछ भी हो सकता है, या तो मेटल या तो नॉन मेटल। तो एलॉय क्या है, ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। यानी होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर मेटल्स या मेटल और नॉन मेटल, यानी मेटल भी हो सकता है नॉन मेटल भी हो सकता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस। इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, जो कि हम लोग प्राइमरी मेटल लिए हैं, ठीक है, उसको पहले हम लोग मेल्ट करते हैं और जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा फिर वो कूल होगा, तब उसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मेटल को हम लोग उसको में मिक्स करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि वो एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस में होना चाहिए, मतलब एक डिफाइनाइट रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए प्योर गोल्ड जिसको हम लोग 24 जो कि 24 कैरेट का रहता है, ये काफ़ी सॉफ्ट रहता है, तो इसके प्योर फॉर्म में हम लोग कभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर और कॉपर के साथ मिलाते हैं और जैसे ही इसको मिलाएंगे ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाता है। 22 कैरेट गोल्ड हम लोग यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 22 पार्ट्स जो रहता है ये प्योर गोल्ड रहता है और 2 पार्ट जो रहेगा ये कॉपर का रहेगा या सिल्वर का रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, गोल्ड के साथ कॉपर और सिल्वर जो रहता है एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस में इसको हम लोग मिक्सअप किए हैं, तब ये क्या बना है, अलॉय बना है। ये नहीं कि हम लोग इसको किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं, एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में हम लोग को इसको मिक्स करना रहता है, तभी ये क्या देगा, अलॉय देगा। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द मेटल्स इज मरकरी देन द अलॉय इज नॉन एज एमालगम। अगर हम लोग जो मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मेटल अगर वो उसमें हम मरकरी को डिसॉल्व कर रहे हैं, मरकरी मिला रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमालगम कहते हैं। वैसा एलॉय को अगर हम लोग अमालगम कहते हैं। यानी सिंपल सा वर्ड समझने का ये है कि अगर आपका मेटल मरकरी जो है अगर ये इसको हम लोग यूज़ किए हैं तो वो एलॉय को क्या कहेंगे, अमालगम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। फॉर एग्जाम्पल ब्रास एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड ब्रोज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है एलॉय का, ठीक है, वो प्योर मेटल से कम हो जाता है। जैसे कि ब्रास और जो है ये आपका किसका एलॉय है, तो ये कॉपर और जिंक का एलॉय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रास जो है वो किसका एलॉय है, तो ये कॉपर और जिंक का एलॉय है। ब्रोंज किसका एलॉय है, तो ये कॉपर और टीन का एलॉय है। ठीक है, आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेरस कॉपर, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जबकि हम लोग को पता है कि कॉपर जो है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर जो है ये जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो सोल्डर क्या है, ये एलॉय ऑफ लीड एंड टीन है। ठीक है, सोल्डर एलॉय ऑफ लीड एंड टीन है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है और इसलिए इसको हम लोग वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। The wonder of ancient Indian metallurgy. The iron pillar near the Qutub Minar in Delhi was built more than 1600 years ago by the iron workers of India. They had developed a process which prevented iron from rusting. For its quality of rust resistance, it has been examined by scientists from all parts of the world. The iron pillar is 8 meter high and weighed 6 टॉन्स 6000 kg। देखिए अब आयरन जो रहता है वो तो आपका रस्ट हो जाता है ना, लेकिन कुतुब मीनार का जो पिलर है, ठीक है, उसका जो आयरन है वो कभी रस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको इस तरीके से रस्ट रेजिस्टेंस उसको बनाया गया है, एक प्रोसेस से उसको डेवलप किया गया है जिससे वो रस्टिंग से वो प्रिवेंट करता है। तो
आज के चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े, व्हाट यू हैव लर्नड। एलिमेंट को हम लोग क्लासीफाई किए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मेटल जो रहता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो लस्टर है, मैलेबल है, डक्टाइल है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सॉलिड रहेगा रूम टेम्परेचर में, लेकिन एक्सिड मरकरी ऐसा मेटल है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में रहेगा। मेटल जो है वो पॉजिटिव आयंस बनाता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। और मेटल्स कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो रहता है ये बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है, इसके लिए इसको एम्फोटिक ऑक्साइड कहा जाता है। मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। अलग अलग मेटल्स का जो रिएक्टिविटी जो रहती है वो डिफरेंट होती है वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ। A list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known as activity series. कुछ मेटल्स को हम लोग उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से हम लोग अरेंज करते हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल रहता है वो सबसे टॉप में रहता है, फिर उसके बाद लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज? एक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स विच आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नॉन एज एक्टिविटी सीरीज। मेटल्स एवव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर एक्टिविटी सीरीज में ये डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड से, क्योंकि ये मेटल जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। हम लोग को पता है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो रहता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को। तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को और अपना ये कंपाउंड बनाता है। मेटल्स ऑकर इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। जो हाईली रिएक्टिव मेटल रहता है वो हमेशा कंपाउंड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन जो अनरिएक्टिव एलिमेंट रहता है, लेस रिएक्टिव मेटल रहता है, वो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नॉन एज मेटलर्जी। अगर मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ओर से, फिर इसको रिफाइन करते हैं, तो उस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। अलॉय क्या है, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स का, और मेटल भी या नॉन मेटल्स कुछ भी हो सकता है। सर्फेस ऑफ सम मेटल्स सच एज आयरन इज corroded when they are exposed to moist air for a long period of time and this phenomena is known as corrosion. corrosion के बारे में पढ़े कि मेटल्स का जो सरफेस है जैसे कि आयरन, अगर ये लॉन्ग टाइम तक मॉइस्ट एयर में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, कोराइड हो जाएगा, ठीक है। और इस फेनोमेना को हम लोग corrosion कहते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है। Non-metals have properties opposite to that of metals. They are neither malleable nor ductile. They are bad conductor of heat and electricity except for graphite which conducts electricity. Non-metals की जो properties होती है ये just opposite होता है metals का। वो neither malleable रहेगा, neither ductile रहेगा, और neither वो heat conduct करेगा, neither वो electricity conduct करेगा, लेकिन except graphite जो रहता है वो electricity conduct करता है। Non-metals form negatively charged ions by gaining electrons when reacting with metals. Non-metals जो है ये negatively charged ions बनाता है, आपका electrons gain करता है जब ये metal के साथ react होता है। Non-metal जो है ये oxides बनाता है जो कि either acidic रहेगा या तो neutral रहता है। Non-metals जो है ये hydrogen को displace नहीं करता है dilute acid से, they react with hydrogen to form hydrides. ये react करेगा hydrogen के साथ तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड्स बनाएगा। तो इस तरीके से आज का चैप्टर ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।